हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलो बच्चों, इस वीडियो में एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं हम, सेमीकंडक्टर। नोट कीजिए आप इसे। मैं बात कर रहा हूं एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स। आप इस फिगर को बनाइए। आप मैं सेमीकंडक्टर की बात कर रहा हूं बच्चों। इस टॉपिक से, इस यूनिट से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 3 क्वेश्चंस आते हैं। 2 क्वेश्चन आते हैं सेमीकंडक्टर्स के और 1 क्वेश्चन आता है मेरे बच्चे लॉजिक गेट्स का। तो मैं बात कर रहा हूं इसमें आज सेमीकंडक्टर की। आप इस फिगर को बना लीजिए, एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स। सॉलिड्स के अंदर 2 एनर्जी बैंड होते हैं, आप नोट करिए। एक तो ये एनर्जी बैंड जो मैंने मार्क किया है ग्रीन कलर से, इसको बोलते हैं हम कंडक्शन बैंड। और इस कंडक्शन बैंड के नीचे, इसके नीचे एक एनर्जी बैंड और है, इसे बोलते हैं हम वैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, इसको बोलते हैं वैलेंस बैंड। मैंने लिख दिया है वैलेंस बैंड, और ये ग्रीन कलर से जो मार्क किया है मैंने कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में एनर्जी गैप होता है। ये कंडक्शन बैंड का लोअर एनर्जी लेवल की एनर्जी EC और वैलेंस बैंड की हायर एनर्जी लेवल की एनर्जी EV, और इन दोनों एनर्जी लेवल के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है इसे बोलते हैं मेरे बच्चे फॉरबिडन एनर्जी गैप। EG इक्वल टू कंडक्शन बैंड की लोअर एनर्जी लेवल की एनर्जी माइनस वैलेंस बैंड की हायर एनर्जी लेवल की एनर्जी। इन दोनों एनर्जी लेवल की एनर्जी का जो डिफरेंस होता है वो एनर्जी गैप कहलाता है मेरे बच्चे। ये इस गैप को बोला जाता है फॉरबिडन एनर्जी गैप। अब ध्यान दीजिए मेरी बात पर। एक्चुअल में जो कंडक्शन बैंड है, या तो पूरी तरह से ये खाली होता है इलेक्ट्रॉनों से, एम्प्टी होगा इलेक्ट्रॉनों से, मींस इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते। और अगर टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो हो सकता है कि कुछ कोवेलेंट बॉन्ड इसके ब्रेक होकर के इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएं, जिसकी वजह से ये कंडक्शन बैंड या तो कंप्लीटली पूरी तरह से एम्प्टी होगा, खाली होगा कम टेम्परेचर पर, और या फिर पार्शियली फिल्ड होगा जब टेम्परेचर हम सॉलिड का बढ़ाएंगे तब। ठीक है ना। सेम इसी तरह से ये बैलेंस बैंड, बैलेंस बैंड में क्या बेटे मेरे बच्चे, ये बैलेंस बैंड या तो पार्शियली फिल्ड होगा, ठीक है ना, या फिर होली फिल्ड। होली फिल्ड का मतलब वैलेंस बैंड में या तो इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल्ड होंगे, या फिर कुछ कोवेलेंट बॉन्ड टूटने के कारण कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से कहां पर कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं, जिसके कारण ये वैलेंस बैंड या तो होली फिल्ड होगा, पूरी तरह से भरा होगा, या फिर ये पार्शियली फिल्ड होगा। ठीक है ना। इसके जस्ट नीचे, वैलेंस बैंड के नीचे क्या मेरे बच्चे, एक एनर्जी लेवल और होता है, लोअर एनर्जी लेवल। सबसे एनर्जी लोअर एनर्जी लेवल होगा। ये लोअर एनर्जी लेवल बैलेंस बैंड के नीचे जो एनर्जी लेवल है, ये एनर्जी लेवल या तो पूरी तरह से भरा होता है इलेक्ट्रॉनों से, या फिर आंशिक रूप से भरा होता है माइनर फील्ड। इस एनर्जी लेवल डायग्राम को बना लो बच्चों आप। सॉलिड्स के अंदर 2 एनर्जी लेवल होते हैं मेरे बच्चे। एक तो कंडक्शन बैंड जिसे बोलते हैं कंडक्शन बैंड, ये वाला कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉनों से या तो पूरी तरह से खाली होता है, या फिर आंशिक रूप से भरा होता है, पार्शियली फिल्ड होता है ये। दूसरा होता है मेरे बच्चे वैलेंस बैंड, जिसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, इसीलिए इस एनर्जी लेवल को हमने क्या बोला है, वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड या तो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनों से भरा होगा, या फिर पार्शियली फिल्ड होगा, आंशिक रूप से भरा होगा। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में एक एनर्जी गैप होता है, जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। इस एनर्जी गैप को बोलते हैं हम फॉरबिडन एनर्जी गैप। और फॉरबिडन एनर्जी गैप में जो एनर्जी का डिफरेंस है, कंडक्शन बैंड की लोअर एनर्जी लेवल की एनर्जी और वैलेंस बैंड की हायर एनर्जी लेवल की एनर्जी का जो अंतर होगा, जो डिफरेंस होगा,
ईसी माइनस ईवी, ईसी माइनस ईवी ये फॉरबिडन एनर्जी गैप कहलाता है बच्चों। इस एनर्जी लेवल डायग्राम को बना लीजिए आप, मैं बड़ा कर देता हूं थोड़ा सा इसे। एनर्जी सॉलिड का एनर्जी लेवल डायग्राम ये वाला बना लो बच्चों, और बड़ा कर दिया है मैंने, ये लीजिए बना लिया। एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स, सॉलिड्स के अंदर दो एनर्जी बैंड होते हैं मेरे बच्चे, एक तो कंडक्शन बैंड जो इलेक्ट्रॉनों से पूरी तरह से खाली होगा या फिर पार्शियली फिल्ड होगा ये, दूसरा होता है वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड या तो इलेक्ट्रॉनों से पूरी तरह से भरा होगा होली फील्ड, या फिर ये भी पार्शियली फिल्ड होगा मेरे बच्चे, ठीक है ना। ये तो पूरी तरह से या तो खाली होगा एम्प्टी होगा या फिर पार्शियली फिल्ड होगा। ये वैलेंस बैंड या तो पूरी तरह से भरा होता है या फिर आंशिक रूप से भरा होता है पार्शियली फिल्ड, ठीक है ना। इस वैलेंस बैंड के नीचे एक एनर्जी लेवल और है जिसमें अगर इलेक्ट्रॉन है तो ये वाला एनर्जी लेवल या तो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनों से भरा होता है या फिर माइनर फील्ड होता है वैलेंस बैंड के नीचे, ठीक है ना। कंडक्शन बैंड की लोअर एनर्जी लेवल और वैलेंस बैंड के हायर एनर्जी लेवल के बीच में ये जो गैप देख रहे हैं आप, इस गैप को बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। और फॉरबिडन एनर्जी गैप में एनर्जी का जो डिफरेंस होता है, कंडक्शन बैंड की लोअर एनर्जी लेवल की एनर्जी और वैलेंस बैंड के हायर एनर्जी लेवल की एनर्जी का जो डिफरेंस है वो फॉरबिडन एनर्जी गैप कहलाता है। इस एनर्जी बैंड लेवल को बना लीजिए आप, बना लिया मेरे बच्चे। अब देखिए वैलेंस बैंड क्या है, कंडक्शन बैंड क्या होता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होता है। मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले किसकी, वैलेंस बैंड की, इसकी बात कर रहा हूं। वैलेंस बैंड, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दिस बैंड डू नॉट टेक पार्ट्स इन कंडक्शन। जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में होते हैं वो इलेक्ट्रिक कंडक्शन में भाग नहीं लेते। इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दिस बैंड मींस वैलेंस बैंड डू नॉट टेक पार्ट इन कंडक्शन एंड दिस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड एट 0 केल्विन टेम्परेचर। 0 केल्विन टेम्परेचर पर यह वैलेंस बैंड या तो पूरी तरह से भरा होगा, और जब इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, जब टेम्परेचर बेटे 0 केल्विन है तो वैलेंस बैंड पूरी तरह से भरा होता है। एंड व्हेन सम ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन कैन जंप इनटू कंडक्शन बैंड इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 0 केल्विन देन इट बिकम्स पार्शियली फील्ड। सिंपल सी बात है, वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक कंडक्शन में भाग नहीं लेते। ये वैलेंस बैंड जब टेम्परेचर 0 केल्विन है तो वैलेंस बैंड सारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस बैंड में होते हैं, ठीक है ना। अगर टेम्परेचर 0 केल्विन से बढ़ा दिया जाए तो कुछ कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने के कारण इस वैलेंस बैंड में से इलेक्ट्रॉन कहां पर पहुंच जाते हैं, कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से ये वैलेंस बैंड कैसा होगा, पार्शियली फिल्ड होगा, ठीक है ना। कंडक्शन बैंड क्या है मेरे बच्चे, मैं बात कर रहा हूं कंडक्शन बैंड की, इस कंडक्शन बैंड की बात कर रहा हूं। क्या बेटा, जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में होते हैं वो इलेक्ट्रिक कंडक्शन में भाग लेते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दिस बैंड मींस इन कंडक्शन बैंड टेक्स पार्ट इन इलेक्ट्रिक कंडक्शन। दिस बैंड इज कंप्लीटली अनफिल्ड, पूरी तरह से खाली होता है ये at 0 Kelvin temperature, and this band is partially filled if temperature is greater than 0 Kelvin. When some electrons have reaches into it from valence band. फिर से समझ लो, कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रिक कंडक्शन में भाग लेंगे। दिस बैंड इज कंप्लीटली अनफिल्ड एट 0 केल्विन टेम्परेचर। जब सॉलिड का टेम्परेचर 0 केल्विन हो तो कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, वो पूरी तरह से खाली होता है। अगर हम टेम्परेचर किसका, सॉलिड का बढ़ा दें, ठीक है ना, तो वैलेंस बैंड के कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने के कारण कुछ इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कहां पहुंच जाते हैं, कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से कंडक्शन बैंड कैसा होता है, फिर पार्शियली फिल्ड होता है। पार्शियली फिल्ड एट टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 केल्विन when some electrons have reaches into it from valence band. वैलेंस बैंड से कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने के कारण कुछ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में से कहां पहुंच जाते हैं, कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं। फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या है ये मेरे बच्चे,
आपने ये फिगर तो बना ही लिया था। फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या है? कंडक्शन बैंड की लोअर एनर्जी लेवल और वैलेंस बैंड का हायर एनर्जी लेवल के बीच में जो एनर्जी गैप है, इसे बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप, जिसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। क्या बेटा? फॉरबिडन एनर्जी गैप, नो इलेक्ट्रॉन्स कैन रेजाइड्स इन फॉरबिडन एनर्जी बैंड। फॉरबिडन एनर्जी गैप में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी टू रीच इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड फ्रॉम वैलेंस बैंड इज कॉल्ड फॉरबिडन एनर्जी गैप। और ये एनर्जी गैप कितना है? कंडक्शन बैंड की लोअर एनर्जी लेवल की एनर्जी और वैलेंस बैंड की हायर एनर्जी लेवल की एनर्जी का जो डिफरेंस होता है उसे फॉरबिडन एनर्जी गैप कहा जाता है मेरे बच्चे। क्लियर हो गई बात? फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या है? फॉरबिडन एनर्जी गैप में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहते, ठीक है ना। वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में जाने के लिए कम से कम जो एनर्जी की जरूरत होती है उस एनर्जी को बोला जाता है फॉरबिडन एनर्जी गैप। और ये फॉरबिडन एनर्जी गैप की एनर्जी का जो डिफरेंस होगा कंडक्शन बैंड की लोअर एनर्जी लेवल की एनर्जी और वैलेंस बैंड की हायर एनर्जी लेवल की एनर्जी का जो डिफरेंस है फॉरबिडन एनर्जी गैप कहलाता है। वेयर EC लोएस्ट एनर्जी ऑफ लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड, EV हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस बैंड। दिस एनर्जी डिफरेंस रिड्यूस्ड विद टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर को बढ़ा दें तो ये फॉरबिडन एनर्जी गैप, जो एनर्जी का जो अंतर है, ये कम हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ा दें, अगर सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ा दें तो फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होता है बेटा? घटता है, रिड्यूस होता है। फॉरबिडन एनर्जी गैप की जो एनर्जी है इसका जो डिफरेंस होता है ये वाला एनर्जी, ये एनर्जी डिफरेंस जिसको फॉरबिडन एनर्जी गैप कहा है, दिस एनर्जी डिफरेंस रिड्यूसेस विद टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का जो एनर्जी गैप है वो घट जाता है, डिक्रीज होता है। क्लियर है ये बात? फर्मी एनर्जी लेवल, हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑक्यूपाइज बाय वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन एट 0 केल्विन टेम्परेचर इज नोन एज फर्मी एनर्जी लेवल। मतलब वैलेंस बैंड, जो वैलेंस बैंड है ये वाला, इसकी हाईएस्ट एनर्जी लेवल में 0 केल्विन टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है उस एनर्जी को फर्मी एनर्जी कहा जाता है। और इस एनर्जी लेवल को हाईएस्ट एनर्जी लेवल, क्या बेटा? वैलेंस बैंड की हाईएस्ट एनर्जी लेवल में जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 0 केल्विन टेम्परेचर पर होती है, ठीक है ना, उस एनर्जी को फर्मी एनर्जी कहा जाता है। और इस एनर्जी लेवल में, इस एनर्जी लेवल को फर्मी एनर्जी लेवल कहा जाता है बच्चों। ये बात मैंने लिखी है, ध्यान दीजिए। फर्मी एनर्जी लेवल, हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑक्यूपाइज बाय वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन एट 0 केल्विन टेम्परेचर इज नोन एज फर्मी एनर्जी लेवल। ये बात क्लियर है? अब क्योंकि सॉलिड्स के अंदर, सॉलिड्स जो होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, आपने एनर्जी बैंड सॉलिड्स की बात की है जिसके अंदर 2 एनर्जी लेवल है मेरे बच्चे, एक तो कंडक्शन बैंड एनर्जी लेवल और एक बैलेंस बैंड एनर्जी लेवल। ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी ऑल द सब्सटेंसेस आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। एक तो इंसुलेटर, दूसरे होते हैं सेमीकंडक्टर, तीसरे होते हैं बेटी कंडक्टर। मैं बात कर रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी ऑल द सॉलिड्स आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। एक तो मैं बात कर रहा हूं फर्स्ट केस इंसुलेटर। अगर वो सॉलिड कोई इंसुलेटर है मेरे बच्चे, क्या है? इंसुलेटर के केस में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच एनर्जी गैप, एनर्जी जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है इंसुलेटर के केस में। इंसुलेटर के केस में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये बात याद रखना। द फॉरबिडन एनर्जी गैप इज टू मच इन केस ऑफ इंसुलेटर। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के क्रम से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के क्रम का ये एनर्जी गैप होता है। फॉर एग्जाम्पल डायमंड के केस में ये जो एनर्जी गैप है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के क्रम का होता है
और ग्लास के केस में ये फॉरवर्ड एनर्जी गैप की जो एनर्जी अंतर है, एनर्जी का जो डिफरेंस है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के केस का होता है, अंतर के क्रम का होता है, ठीक है ना, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कहां पर कंडक्शन बैंड में आसानी से नहीं पहुंच पाते। वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिक्वायर्ड फॉर द करंट टू फ्लो नियर अबाउट 5 × 10⁷ वोल्ट पर मीटर। अगर हम हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दें, तभी इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कहां पर कंडक्शन बैंड में जाएंगे, और वे इलेक्ट्रॉन जो कंडक्शन बैंड में जाएंगे वो इलेक्ट्रिक कंडक्शन में भाग लेंगे। लेकिन प्रैक्टिकली इतना हाई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करना आसानी से संभव नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल। ये बात क्लियर हो गई। इसी वजह से इंसुलेटर के अंदर क्या बेटा इलेक्ट्रिक कंडक्शन नहीं किया जा सकता, क्योंकि इंसुलेटर के केस में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में फॉरवर्ड एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा होता है। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर के ये एनर्जी गैप 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के क्रम का होता है। डायमंड के केस में फॉरवर्ड एनर्जी गैप 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के क्रम का है मेरे बच्चे, और ग्लास के केस में ये फॉरवर्ड एनर्जी गैप 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के क्रम का है, ठीक है ना, एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है। सो वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिक्वायर्ड फॉर द करंट टू फ्लो। तो इलेक्ट्रॉनों को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंचाने के लिए हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना होगा, विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि आसानी से संभव नहीं है। इसीलिए इंसुलेटर के अंदर इलेक्ट्रिक कंडक्शन मेरे बच्चे आसानी से इलेक्ट्रिक कंडक्शन इंसुलेटर में नहीं होता। सेकंड केस, इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के केस में बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसकी वजह से ये चैप्टर चल रहा है, ये जरा ध्यान देंगे आप। इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर के केस में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, इन दोनों एनर्जी लेवल, इन कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप है, फॉरवर्डन एनर्जी गैप है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। सिलिकॉन के केस में वैल्यू याद करनी है आपको। सिलिकॉन के केस में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में फॉरवर्डन एनर्जी गैप की एनर्जी का डिफरेंस होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के क्रम का, और जर्मेनियम के केस में ये एनर्जी गैप 0.68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के क्रम का है। ये तो मेरे ख्याल से सिलिकॉन और जर्मेनियम के केस में ये एनर्जी गैप कितना है 0.68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सिलिकॉन के केस में कितना है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। तो एनर्जी गैप जिसका कम होगा उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, और जिसका एनर्जी गैप ज्यादा होगा उसकी कंडक्टिविटी कम होगी। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम में से, दोनों में से ज्यादा कंडक्टिविटी किसके केस में होगी? जर्मेनियम के केस में होगी, क्योंकि जर्मेनियम के केस में फॉरवर्डन एनर्जी गैप सिलिकॉन के कंपैरिजन में कम है। क्लियर? ठीक है। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो क्या होगा? फॉरवर्डन एनर्जी गैप डिक्रीज। इट बिहेव एज परफेक्ट इंसुलेटर एट वेरी लो टेम्परेचर बिलो 100 केल्विन टेम्परेचर। सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं, क्या मेरे बच्चे, सेमीकंडक्टर्स के अंदर कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में एनर्जी गैप मींस फॉरवर्ड एनर्जी गैप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के क्रम का होता है, ठीक है ना। लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मींस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के क्रम का एनर्जी गैप होता है कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में। सिलिकॉन के केस में 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के क्रम का है ये गैप, और जर्मेनियम के केस में 0.68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के क्रम का है ये गैप। और जिसमें एनर्जी गैप, फॉरवर्ड एनर्जी गैप कम होगा उसके केस में कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, जिसमें फॉरवर्ड एनर्जी गैप ज्यादा होगा उसके केस में कंडक्टिविटी कम होगी, ठीक है ना। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस देन फॉरवर्ड एनर्जी गैप डिक्रीज। टेम्परेचर को बढ़ा दोगे तो फॉरवर्ड एनर्जी गैप घटेगा सॉलिड के केस में, सेमीकंडक्टर के केस में, ठीक है ना। इट बिहेव एज ए परफेक्ट इंसुलेटर एट वेरी लो टेम्परेचर। सेमीकंडक्टर जो होते हैं परफेक्ट इंसुलेटर की तरह काम करते हैं एट वेरी लो टेम्परेचर। 100 केल्विन टेम्परेचर से टेम्परेचर अगर सेमीकंडक्टर का कम है तो वो परफेक्ट इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं बच्चों, ठीक। थर्ड केस देखिएगा। थर्ड केस, इन केस ऑफ मेटल्स। मेटल्स के केस में क्या होता है मेरे बच्चे? कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड एक दूसरे को क्या किए रहते हैं?
ओवरलैप किए रहते हैं। जरा इस फिगर को गौर से देखो, देखो यहां से यहां तक ये वाला पार्ट मैंने रेड से मार्क किया है, ये कंडक्शन बैंड है। ये वाला कंडक्शन बैंड की लोअर एनर्जी लेवल का लेवल यहां पर है, कंडक्शन बैंड का लोअर एनर्जी लेवल यहां पर है। और बैलेंस बैंड, मैं कलर बदल रहा हूं, ये बैलेंस बैंड है, ये वाला यहां से लेकर के यहां तक, यहां तक ये बैलेंस बैंड है। बैलेंस बैंड के हायर एनर्जी लेवल की एनर्जी ईवी और कंडक्शन बैंड के लोअर एनर्जी लेवल की एनर्जी ईसी। ईवी और ईसी ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप किए हुए हैं, जो मैंने डार्क लाइन से दिखाया है, ओवरलैपिंग रीजन। कंडक्शन बैंड का लोअर एनर्जी लेवल और वैलेंस बैंड का अपर लेवल एनर्जी लेवल दोनों एक दूसरे को क्या किए हुए हैं, ओवरलैप किए हुए हैं। किसके केस में? मेटल के केस में। इसका मतलब मेटल के केस में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में कोई एनर्जी गैप नहीं होता। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड एक दूसरे को क्या किए रहते हैं मेरे बच्चे? ओवरलैप किए रहते हैं। देयर इज नो एनर्जी गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, दे ओवरलैप ईच अदर। एक दूसरे को क्या किए रहते हैं? ओवरलैप किए रहते हैं। इसीलिए मेटल के केस में कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी मेटल से कम और इंसुलेटर से ज्यादा। क्लियर? तो हम बात इस चैप्टर में केवल और केवल किसकी बात कर रहे हैं राजा बेटा? सेमीकंडक्टर्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? सेमीकंडक्टर्स की बात कर रहे हैं। अब सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं हमारे दो तरह के हैं बच्चे। एक तो सेमीकंडक्टर होते हैं इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर या फिर प्योर सेमीकंडक्टर। इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं, और दूसरे होते हैं मेरे बच्चे एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मेरे बच्चे इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर की। प्योर सेमीकंडक्टर जो होते हैं जिसके अंदर कोई इंप्योरिटी मिक्स नहीं होती, जिसके अंदर कोई इंप्योरिटी मिक्स नहीं है, उनको इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। ये प्योर सेमीकंडक्टर है। कैसे? प्योर। प्योर का मतलब जिसके अंदर कोई इंप्योरिटी मिक्स ना हो। क्या बेटा? और जिनके अंदर कोई इंप्योरिटी मिक्स कर दें वो होते हैं एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर कौन से होते हैं? इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर में तो जैसे प्योर जर्मेनियम है, प्योर जर्मेनियम और प्योर सिलिकॉन और प्योर कार्बन और प्योर सेलेनियम। तो सेमीकंडक्टर डिवाइस के लिए हम नॉर्मली यूज करते हैं बच्चे जर्मेनियम और सिलिकॉन। जो जर्मेनियम डिवाइस होती हैं उनकी कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है सेमीकंडक्टर के अंदर। मैं बात कर रहा हूं इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर कहिए या फिर प्योर सेमीकंडक्टर कहिए, जिनके अंदर कोई मिक्सिंग ना हो, कोई इंप्योरिटी इसमें मिक्स ना हो। जैसे जर्मेनियम कोई क्रिस्टल है तो उसके अंदर सारे एटम जर्मेनियम के हों, या सिलिकॉन क्रिस्टल है तो उसके अंदर सारे एटम किसके हों? सिलिकॉन के हों। उसके अंदर कोई भी इंप्योरिटी मिक्स ना हो, ऐसे सेमीकंडक्टर को बोलते हैं हम प्योर और इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर। दूसरे होते हैं कौन से? जिसमें प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर हम कोई थोड़ी सी इंप्योरिटी मिला दें। इंप्योरिटी के मिक्स करने को डोपिंग कहा जाता है। ऐसे सेमीकंडक्टर को बोलते हैं हम एक्सट्रिंजिक और डोप्ड सेमीकंडक्टर। तो हम केवल अभी बात कर रहे हैं मेरे बच्चे इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर की। इसके बाद में बात करेंगे हम एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर की। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं ये बात समझ आ गई होगी। द सब्सटेंसेस व्हिच कंडक्टिविटी इन बिटवीन गुड कंडक्टर एंड इंसुलेटर इज कॉल्ड सेमीकंडक्टर। ऐसे सब्सटेंस जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम और इंसुलेटर से ज्यादा हो सेमीकंडक्टर कहलाते हैं मेरे बच्चे। और इनके लिए हम जो यूज करते हैं मटेरियल नॉर्मली जर्मेनियम और सिलिकॉन यूज करते हैं। ये एग्जाम्पल हैं सेमीकंडक्टर के। क्लियर? कंडक्टिविटी ऑफ सिलिकॉन की कंडक्टिविटी कॉपर के कंपैरिजन में कम है 10⁻11 टाइम्स, और क्वार्ट्ज के कंपैरिजन में ज्यादा है 10⁻13 टाइम्स। तो मैं बात कर रहा हूं क्योंकि मेरे बच्चे इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर की मींस प्योर सेमीकंडक्टर की।
प्योर सेमीकंडक्टर के एग्जाम्पल कौन से लिए आपने? जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। द एलिमेंट्स सिलिकॉन हो या फिर जर्मेनियम हो, ये दोनों ही एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के 4th ग्रुप को बिलोंग करते हैं। जर्मेनियम और सिलिकॉन आपकी पीरियोडिक टेबल में 4th ग्रुप को बिलोंग करते हैं। इनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। द एलिमेंट्स सिलिकॉन एंड जर्मेनियम बिलोंग टू द 4th ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। दे हैव 4 electrons in their outermost orbits which form the covalent bond. क्लियर? जर्मेनियम हो या सिलिकॉन हो, ये दोनों ही 4th ग्रुप के एलिमेंट हैं। दोनों की आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और आउटरमोस्ट के 4 इलेक्ट्रॉन अपने 4 पड़ोसी एटम के एक इलेक्ट्रॉन से साझा करके कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, जैसा कि मैंने फिगर में दिखा दिया है। जरा गौर से देखिएगा आप। जैसे ये कोई जर्मेनियम एटम है, इसका नेबरिंग एटम ये रहा, इसके पास वाला एक और एटम जर्मेनियम एटम। जर्मेनियम है क्रिस्टल, तो सारे एटम किसके होने चाहिए? जर्मेनियम के हो। जर्मेनियम और सिलिकॉन दोनों ही कौन से ग्रुप के एलिमेंट हैं? 4th ग्रुप के एलिमेंट हैं। इसी वजह से इनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4। इस जर्मेनियम एटम को जरा गौर से देखें। इस जर्मेनियम एटम को जो बीच में लिया है मैंने यहां पर, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4। ठीक, इसका नेबरिंग एटम देखिएगा। जैसे मैंने इसके नेबरिंग एटम एक मैंने ये ले लिया है, इस एटम के अंदर भी 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा, 1 इलेक्ट्रॉन इधर होगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहां होगा, दिख रहा है ना? 1 इलेक्ट्रॉन मैंने यहां ले लिया है। ऐसे ही इसका नेबरिंग एटम एक ये रहा, इसके अंदर भी 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये बात क्लियर है? ऐसे ही इसका एक नेबरिंग एटम ये रहा, इसके भी अंदर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। जरा गौर से देखना, इस जर्मेनियम एटम का नेबरिंग एटम एक ये रहा, इसके अंदर भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। जरा ध्यान दें मेरी बात पर। तो ये जो जर्मेनियम एटम है, इसके 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है, तो इसके 1 इलेक्ट्रॉन ने इस वाले एक एटम से एक एटम के 1 इलेक्ट्रॉन से साझा किया, इस इलेक्ट्रॉन ने इस एटम के 1 इलेक्ट्रॉन से साझा किया, इस इलेक्ट्रॉन ने इस एटम के 1 इलेक्ट्रॉन से कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, इसके 1 इलेक्ट्रॉन से इसने कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। तो जरा गौर से देखें, इस वाले जर्मेनियम एटम को, इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, क्योंकि 4 तो ये इसके हैं और 4 नेबरिंग एटम के एक इलेक्ट्रॉन से कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर अपने इसने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लिए। जिस तरह से इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हुए हैं, ठीक उसी तरह से जैसे इस वाले एटम को देखो, जैसे इसके 4 अड़ोसी पड़ोसियों ने एक इलेक्ट्रॉन दे करके कोवेलेंट बॉन्ड इसके कंप्लीट हो गए, इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, तो इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। सेम ऐसे ही जैसे इस एटम के लिए क्या बेटा एक इलेक्ट्रॉन मिलकर के कोवेलेंट बॉन्ड बना लिए, ऐसे ही इसके भी तो कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे, इसके भी तो नेबरिंग एटम होंगे ऐसे इस तरह से, तो इसने भी अपने एक इलेक्ट्रॉन यहां से कोवेलेंट बॉन्ड बना लिए होंगे। तो ये तो सभी के लिए एप्लीकेबल होगा ना, ये रूल तो भाई ये भी अपने कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे, तो यही क्रम चलता रहेगा वो तो पूरा, ठीक है ना। तो जिस तरह से, तो इसका सेंस क्या हुआ कि एट वेरी लो टेम्परेचर हर एक एटम का आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट कितना है? 8 इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं रहेगा। इसका मतलब एट वेरी 0 केल्विन टेम्परेचर दे बिहेव एज ए परफेक्ट इंसुलेटर। यही बात लिखी है मैंने। The elements silicon and germanium belong to the 4th group of periodic table. They have 4 electrons in their outermost orbit which form the covalent bonds. जो कि जैसे जर्मेनियम ले लिया आपने, तो जर्मेनियम एटम के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन हैं
उन चारों इलेक्ट्रॉनों ने अपने चार पड़ोसी एटम के एक एक इलेक्ट्रॉन से मिलकर क्या बना लिया, कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, और इस जर्मेनियम एटम ने अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लिए। तो इसके अंदर एट वेरी लो टेम्परेचर मींस 0 केल्विन टेम्परेचर, इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। इसलिए एट वेरी लो टेम्परेचर ये किसकी तरह काम कर रहा है, परफेक्ट इंसुलेटर की तरह काम कर रहा है। ठीक है ना। एज टेम्परेचर इंक्रीज, अगर टेम्परेचर बढ़ा दें हम कितने से, 0 केल्विन से, 0 केल्विन से टेम्परेचर बढ़ा दिया एज जैसे एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर तो नियर अबाउट 300 केल्विन हो गया मेरे बच्चे। तो नियर अबाउट 10⁹ एटम में से किसी एक एटम का 10⁹ एटमों में से किसी एक एटम का कोई एक कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है, और जब एक कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। यहां से एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया तो एक इलेक्ट्रॉन की जो स्पेस है, मिसिंग इलेक्ट्रॉन मींस यहां से इलेक्ट्रॉन हट गया, तो यहां से इलेक्ट्रॉन की जगह खाली हो गई। तो उस मिसिंग इलेक्ट्रॉन को मींस उस रिक्त स्थान को, उस फ्री स्पेस को जहां से इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया है, हट गया है, उस फ्री स्पेस को बोला जाता है होल कहते हैं उसे। ठीक है ना। तो ये बात मैंने लिख दी है। इन द प्योर स्टेट एट वेरी लो टेम्परेचर, प्योर स्टेट में हो, उसके अंदर कोई इंप्योरिटी ना हो और टेम्परेचर बहुत कम हो, द बॉन्ड्स आर नॉट ब्रोकन, तो इसके कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक नहीं होते, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अवेलेबल फॉर द कंडक्शन ऑफ चार्ज। क्लियर है। इसकी कंडक्टिविटी बहुत लो टेम्परेचर पर क्या होगी, 0 होगी। एट वेरी लो टेम्परेचर दिस सेमीकंडक्टर्स बिहेव एज परफेक्ट इंसुलेटर। ठीक, इट बिहेव एज एन इंसुलेटर। वेरी लो टेम्परेचर पर जब कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक नहीं होंगे, कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा, तो ये सेमीकंडक्टर कम टेम्परेचर पर, लो टेम्परेचर पर परफेक्ट इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, as temperature increases some of the bonds are broken due to the thermal agitation। क्वेश्चन प्रॉब्लम है क्या मेरे बच्चे, as temperature increases, अगर इनका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, 0 केल्विन टेम्परेचर से टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ड्यू टू थर्मल एजिटेशन, ड्यू टू थर्मल एजिटेशन नियर अबाउट 10⁹ एटम में से किसी एक एटम का कोई एक कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा, और एक कोवेलेंट ब्रेक होने से, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने से एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, एक इलेक्ट्रॉन हट गया। 10⁹ एटम में से किसी एक एटम का कोई एक कोवेलेंट बॉन्ड टूटा और उसमें से एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, इलेक्ट्रॉन वहां से फ्री होगा तो इलेक्ट्रॉन वहां से हट गया, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन की स्पेस खाली हो जाएगी। उस मिसिंग इलेक्ट्रॉन को बोला जाता है, उस इलेक्ट्रॉन की खाली स्पेस को बोला जाता है होल कहते हैं। होल इज इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रॉन। होल पर जब इलेक्ट्रॉन हट जाएगा, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव है, और इलेक्ट्रॉन हटने के बाद वहां पर चार्ज कैसा रहेगा, पॉजिटिव। इसका मतलब होल पर चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ये बात मैंने लिख दी है बच्चों। एज टेम्परेचर इंक्रीजेस सम ऑफ द बॉन्ड्स आर ब्रोकन ड्यू टू थर्मल एजिटेशन। क्वेश्चन प्रॉब्लम है, 1 out of 10⁹ atom, then free electrons have come out from these bonds and the positively charged empty space, and a positively charged empty space created there by the removal of electron is known as hole। जब टेम्परेचर को बढ़ाओगे 0 केल्विन टेम्परेचर से, जैसे ही टेम्परेचर को बढ़ाया तो नियर अबाउट 10⁹ एटम में से किसी एक एटम का कोई एक कोवेलेंट बॉन्ड टूटा और बहुत संख्या में, कम संख्या में इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे। एक 10⁹ एटम में से केवल एक कोवेलेंट बॉन्ड टूट रहा है, एक कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, और इलेक्ट्रॉन हटने के बाद जो मिसिंग इलेक्ट्रॉन है, जहां से इलेक्ट्रॉन हट गया है, उस फ्री स्पेस को, उस एम्प्टी स्पेस को क्या बोला जाता है, क्या बेटा, पॉजिटिवली चार्ज लिख दिया है। पॉजिटिवली चार्ज एम्प्टी स्पेस क्रिएटेड देयर बाय द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज होल्स। होल, जहां से इलेक्ट्रॉन हट गया है उस फ्री स्पेस को क्या बोला जाता है, होल बोलते हैं। और होल पर चार्ज कैसा होगा मेरे बच्चे, पॉजिटिव होगा। विच इंक्रीजेस द कंडक्टिविटी,
जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा सेमीकंडक्टर का, 0 केल्विन टेम्परेचर से जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो नियर अबाउट 10⁹ एटम में से किसी एक एटम का कोई एक कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा और एक कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने से वहां पर एक इलेक्ट्रॉन क्रिएट होगा। एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही फ्री हुआ तो उस मिसिंग इलेक्ट्रॉन को बोला जाता है होल। होल पर चार्ज कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, विच इंक्रीजेस द कंडक्टिविटी, जिसकी वजह से सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी कुछ बढ़ जाती है। मूवमेंट ऑफ होल्स कैन बी अंडरस्टूड एज, फॉर एग्जांपल, होल इलेक्ट्रॉन के चलने के अपोजिट चलता है बच्चों। क्लियर है मेरे बच्चे बात? मूवमेंट ऑफ होल्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, जरा ध्यान दीजिए मेरी बात पर। मूवमेंट ऑफ होल्स कैन बी अंडरस्टूड एज, फॉर एग्जांपल, एन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम ए कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे ही कोवेलेंट बॉन्ड टूटा, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, लीविंग ए होल। जैसे ही इलेक्ट्रॉन हटेगा वहां पर एक होल क्रिएट हो जाएगा। ना अनदर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए नेबरिंग एटम कैन फिल दिस होल एंड ए होल इज क्रिएटेड इन दैट नेबरिंग एटम। जैसे ही बगल वाले किसी एटम का एक कोवेलेंट बॉन्ड टूटा तो वहां से कोवेलेंट बॉन्ड टूटने से इलेक्ट्रॉन फ्री होगा और वो इलेक्ट्रॉन हट करके उस एटम के पहले वाले इलेक्ट्रॉन जहां से फ्री हुआ था उस स्पेस को भर देगा, तो वहां पर नेबरिंग एटम पर एक होल क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट दैट नेबरिंग एटम, सो दिस वे होल मूव थ्रू सेमीकंडक्टर। इस तरह से होल इलेक्ट्रॉन के चलने के अपोजिट चलता है। क्लियर है ये बात? ये बात क्लियर है? क्या कहना चाहता है मैं समझाता हूं आपको। देखो, जैसे ये कोई एटम है, ध्यान देना, जैसे ये जर्मेनियम एटम है और ये जर्मेनियम एटम है, ये जर्मेनियम एटम है, ये जर्मेनियम एटम है, ये जर्मेनियम एटम है, इसका ये कोवेलेंट बॉन्ड है। ध्यान देना मेरी बात पर, इसका ये कोवेलेंट बॉन्ड है, इसमें इसका ये कोवेलेंट बॉन्ड है। समझना मेरी बात को, बहुत सिंपल सी बात बोल रहा हूं। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते हो तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा? एक यहां से इलेक्ट्रॉन हटेगा, ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन, जैसे ही इलेक्ट्रॉन हट गया तो यहां पर एक स्पेस खाली हो गई। इसको बोलते हैं, इस फ्री मिसिंग इलेक्ट्रॉन को और एम्प्टी स्पेस को बोलते हैं होल। ठीक है ना? अब क्या हुआ, ध्यान दो जरा मेरी बात पर। ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, यहां से ये इलेक्ट्रॉन हट गया तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की फ्री स्पेस जो है होल है। अब इस एटम का नेबरिंग एटम, इसके पास में और भी तो एटम होंगे, केवल एक ही एटम है क्या भाई? इसके पास में तो बहुत सारे एटम है, और भी एटम है, ये एटम होंगे इसके अंदर, ये एटम होंगे कि नहीं होंगे इसके अंदर? तो नेबरिंग एटम का टेम्परेचर थर्मल एजिटेशन की वजह से क्या होगा? कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे। जैसे मान लो इस एटम का कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो गया, इस एटम का ये कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ, इससे इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, ये फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन फ्री होकर के तो यहां पर ये स्पेस क्या हो गई? यहां पर एक स्पेस फ्री हो गई, मिसिंग इलेक्ट्रॉन, ये क्या कहलाएगा? होल कहलाएगा। तो जरा ध्यान दो, जैसे इस एटम का कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला, यहां पर होल क्रिएट हो गया। ठीक है? नहीं तो इसका नेबरिंग एटम ये रहा, इसका कोवेलेंट बॉन्ड टूटा और इसमें से जो इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, ये इलेक्ट्रॉन चल करके तो पहुंच गया कहां पर? इस जगह पर, और ये इलेक्ट्रॉन चल करके यहां पर पहुंच गया, तो ये तो स्पेस भर गई, तो यहां पर एक फ्री स्पेस हो गई। तो इसका मतलब ये होल जो यहां पहले था वो यहां पर क्रिएट हो गया, और जो यहां पर इलेक्ट्रॉन था वो यहां से निकलकर यहां पहुंच गया। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन चल रहा है, जैसे मान लो इधर इलेक्ट्रॉन तो इधर आया, तो यहां पर पहले जो होल था इलेक्ट्रॉन चल करके इधर आ गया, तो जो होल, ये वाला होल भर गया और यहां की बजाय यहां पर होल बन गया। ठीक है ना? तो इसका मतलब होल जो चलता है इलेक्ट्रॉन के चलने के अपोजिट चलता है। यही बात मैंने बोली है, फिर से समझ लो इस बात को। क्या बेटा? फिर से समझ लो इस बात को। मूवमेंट ऑफ होल कैन बी अंडरस्टूड एज, फॉर एग्जाम्पल, एन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम ए कोवेलेंट बॉन्ड लीविंग ए होल।
नाउ अनदर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए नेबरिंग एटम कैन फिल दिस होल एंड ए होल इज क्रिएटेड इन दैट नेबरिंग एटम। क्लियर? सो दिस वे होल मूव थ्रू सेमीकंडक्टर। इस तरह से सेमीकंडक्टर के अंदर होल मूव करते हैं। जरा गौर से देखो, जब टेम्परेचर 0 केल्विन है, 0 केल्विन टेम्परेचर पर जो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं, वो परफेक्ट इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। तो उनके अंदर कंडक्शन बैंड पूरी तरह से कैसा होता है? एम्प्टी होगा। और वैलेंस बैंड के अंदर कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक नहीं होता। तो जरा गौर से देखो, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, मैंने यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाया, यहां पर कोई होल नहीं दिखाया। जैसे ही टेम्परेचर मैंने एनर्जी लेवल डायग्राम बनाया है, ये जब प्योर सेमीकंडक्टर है एट वेरी लो टेम्परेचर, कोई भी वैलेंस बैंड के अंदर कोई कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। और कोवेलेंट बॉन्ड जब ब्रेक नहीं होगा तो कोई इलेक्ट्रॉन फ्री होकर के वैलेंस कंडक्शन बैंड में नहीं जाएगा। ये जो एनर्जी डायग्राम है किसके लिए है? प्योर सेमीकंडक्टर एट लो टेम्परेचर, एट टेम्परेचर 0 केल्विन। ठीक है ना? एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो क्या होगा? क्या होगा टेम्परेचर बढ़ाने पर? नियर अबाउट 10⁻⁹ एटम में से किसी एक एटम का कोई एक कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा। कोई एक कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ और उसमें से एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, और एक इलेक्ट्रॉन फ्री होकर वो कहां जाएगा? कंडक्शन बैंड में। और जहां से इलेक्ट्रॉन हट गया, वैलेंस बैंड से कोवेलेंट बॉन्ड टूटा, और उस कोवेलेंट बॉन्ड में से के ब्रेक होने से एक इलेक्ट्रॉन वहां से हट गया, हट करके कहां जाएगा? कंडक्शन बैंड में। और जहां से हटेगा वहां पर क्या क्रिएट हो जाएगा? होल। ठीक है ना? 10⁻⁹ एटम में से किसी एक एटम के, 10⁻⁹ एटम में से किसी एक एटम का कोई एक कोवेलेंट बॉन्ड टूटा और एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन हट करके यहां पहुंच गया। फिर 10⁻⁹ एटम में से एक एटम का कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंच गया, यहां पर होल क्रिएट हो गया। तो इस तरह से 10⁻⁹ एटम में से किसी एक एटम का कोवेलेंट बॉन्ड टूटा है बच्चों। तो इसी वजह से एज टेम्परेचर इंक्रीज, टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाओगे तो लगभग, प्योर सेमीकंडक्टर की बात कर रहा हूं, तो लगभग 10⁻⁹ एटम में से किसी एक एटम का कोई एक कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा और एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, और एक इलेक्ट्रॉन फ्री होकर के कहां जाएगा? वो कंडक्शन बैंड में। और जहां से इलेक्ट्रॉन हट गया है वहां पर एम्प्टी स्पेस, उस एम्प्टी स्पेस को बोलते हैं होल। इस तरह से प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर एट रूम टेम्परेचर बहुत कम संख्या में इलेक्ट्रॉन और कम संख्या में होल होते हैं। कम संख्या वाले इसलिए होते हैं क्योंकि प्योर सेमीकंडक्टर है, इसके अंदर कोई इंप्योरिटी तो है नहीं। टेम्परेचर थर्मल एजिटेशन के कारण बहुत कम कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुए हैं। जितने कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुए उतने ही इलेक्ट्रॉन फ्री हुए, उतने ही उसमें होल क्रिएट हो गई। इसका मतलब प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन और होल कंसंट्रेशन सेम क्वांटिटी में होती है, सेम नंबर में होती है। अगर उसके अंदर 4 फ्री इलेक्ट्रॉन है तो 4 ही होल होंगे, 10 फ्री इलेक्ट्रॉन है तो 10 ही होल होंगे। प्योर, इन केस ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर होल एंड इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इज सेम। प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर कोई इंप्योरिटी नहीं मिलाई है हमने। तो जितने कोवेलेंट बॉन्ड टूटेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, और जितने इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे उतने ही होल क्रिएट होंगे। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर, प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन होल कंसंट्रेशन एग्जैक्ट सेम होती है। ये बात मैंने लिखी है। इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन एंड होल कंसंट्रेशन आर सेम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम इज सेम। इट इज ऑल्सो नोन एज इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन। ये क्वेश्चन प्रॉब्लम है बच्चों, जरूरत पड़ेगी आपको, बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। फिर से मैं बोल रहा हूं, इस पॉइंट को अंडरलाइन कर लो। इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर की बात कर रहा हूं जिसके अंदर कोई इंप्योरिटी मिक्स नहीं है।
इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मींस प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन और होल कंसंट्रेशन सेम होती है। इसका मतलब यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स सेम होते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन, ठीक है ना। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और होल डेंसिटी सेम होगी और इसको इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन बोलते हैं। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम और नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम सेम होंगे और इसको हम क्या किससे जानते हैं, इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन के नाम से जानते हैं। Ne इक्वल टू NH इक्वल टू Ni क्या चीज है, इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन है, NH होल कंसंट्रेशन, Ne इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन। इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोला जाता है, इसे होल डेंसिटी बोलते हैं। नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम उतने होंगे जितने नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम में है। इसको हम इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन से भी जानते हैं। सो Ne इंटू NH बराबर होगा Ni स्क्वायर। ये पॉइंट अच्छे से रट लो, याद कर लो। क्लियर? यहां तक बात कोई प्रॉब्लम तो नहीं है मेरे बच्चे? यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलें आगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने फिर से नोट भी कर दिया है मैंने। Ne फ्री इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, NH होल कंसंट्रेशन, Ni इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन। द एबव रिलेशन, कौन सा रिलेशन? ये वाला रिलेशन। एबव रिलेशन, the above relation between Ne and NH and Ni is true for intrinsic as well as extrinsic semiconductor। अंडरलाइन कर लो, बहुत काम की चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों। क्या बेटा? the above relation between Ne and NH and Ni is true for intrinsic as well as एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये जो रिलेशन है इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दोनों के लिए ही, दोनों ही केस में सही है। ठीक है ना मेरे बच्चे? ध्यान देना मेरी बात पर। क्या रह जाए बेटा? Ne इंटू NH इक्वल टू Ni स्क्वायर। ये रिलेशन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दोनों ही केस में सही है। एंड व्हेन Ne एंड NH आर चेंज्ड, विशेष ध्यान से सुनना, एंड व्हेन Ne and NH are changed after doping, then also we can apply in case of intrinsic semiconductor Ne dash into NH dash बराबर Ni स्क्वायर। ये बात बहुत अच्छे से दिमाग को ओपन करके इसको बंद कर लो दिमाग में। क्लियर? क्या बेटा? डोपिंग करने के बाद मान लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स बदल गए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स Ne को Ne डैश कह रहा हूं और NH को NH डैश कह रहा हूं। डोपिंग करने के बाद हो सकता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाए होल से, या फिर नंबर ऑफ होल्स ज्यादा हो जाए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो Ne डैश इंटू NH डैश, एक वैल्यू बढ़ेगी तो एक वैल्यू घटेगी, लेकिन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो इंट्रिंसिक के केस में और एक्सट्रिंसिक के केस में सेम रहेगा। इक्वल टू किसके बराबर रहेगा? Ni स्क्वायर के बराबर होगा। ये बात अच्छे से समझ लो, ठीक से समझ लो। Where Ni remains same as that of intrinsic form and your Ne dash and NH dash are new free electron and hole concentration after doping। इस पॉइंट को बहुत अच्छे से याद रखना मेरे बच्चे, ध्यान देना। ठीक है? यहां तक बात क्लियर है? कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी क्या होगी? ध्यान दीजिए, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन होल कंसंट्रेशन सेम रहता है। कंडक्टिविटी रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी होती है बच्चों, ये बात आपको जानते होंगे। जैसे मान लो कोई इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, कोई क्रिस्टल है, ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, ये मान जाओ इसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन उतने ही इसके अंदर होल्स होते हैं। और इसको मैंने कनेक्ट कर दिया है किससे? किसी बैटरी से। इसके एंड्स पर मैंने एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया बच्चों, V वोल्ट का। मान लो इस
सेमीकंडक्टर क्रिस्टल की लंबाई मैंने मान ली है L और इसका एरिया क्रॉस सेक्शन A, ठीक है ना, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल, तो इलेक्ट्रॉन किधर चलेंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, तो इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो मूव करेंगे किधर, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। जरा गौर से देख लो, इलेक्ट्रॉन तो चल रहे हैं इधर, और जिधर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा होल का मूवमेंट उसके अपोजिट होगा। ये होल है, ये जो दिखाया ना, और ये इलेक्ट्रॉन तो चल रहे हैं इधर, होल चल रहे हैं इधर। जरा ध्यान देना मेरी बात पर, मैं कंडक्टिविटी की बात कर रहा हूं मेरे बच्चे, कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। नाउ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल्स स्टार्ट्स मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड E, बट द करंट ड्यू टू बोथ लाइज इन सेम डायरेक्शन। सिंपल सी बात है भाई, इस सेमीकंडक्टर क्रिस्टल के अंदर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्रिस्टल के अंदर जरा गौर से देखिएगा, इलेक्ट्रॉन तो चलेंगे इधर क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर प्लस ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर हो गया ना। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट कौन चलेगा, इलेक्ट्रॉन, तो इधर जिधर इलेक्ट्रॉन चलते हैं करंट उसके अपोजिट चलती है, और जिधर होल चलते हैं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल चलते हैं करंट उसी डायरेक्शन में चलती है। तो नेट करंट जो कंडक्ट करेगी इलेक्ट्रॉन के तो अपोजिट है, होल्स के चलने की डायरेक्शन में, तो नेट करंट कितनी हो गई, इलेक्ट्रॉन के कारण करंट प्लस होल्स के कारण करंट, तो नेट करंट होगी I बराबर ड्यू टू इलेक्ट्रॉन करंट और ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ होल्स करंट, ठीक है ना। तो I बराबर एक फॉर्मूला पढ़ा होगा J इक्वल टू NEVD, J इक्वल टू NEVD, और J की जगह पर मैं लिख सकता हूं I अपॉन A इक्वल टू NEVD। जानते हो इसको करंट डेंसिटी कहते हैं, करंट डेंसिटी करंट पर यूनिट एरिया। ए को इधर ले लो तो करंट कितनी हो गई, NEAVD। करंट के लिए रिलेशन ये पता है ना, बोलो मेरे बच्चे, ठीक है ना। तो करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेंगे, इलेक्ट्रॉन का चार्ज इनटू एरिया इस डिवाइस का, और इसके अंदर ड्रिफ्ट वेलोसिटी है किसकी, फ्री इलेक्ट्रॉनों की, प्लस होल्स के कारण करंट, नंबर ऑफ होल्स, होल कंसंट्रेशन इनटू चार्ज ऑफ होल इनटू एरिया इनटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल्स। क्योंकि होल का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस है, होल का चार्ज प्लस है। यहां तक बात क्लियर है, ठीक है ना। तो करंट, नेट करंट कितना हो गई, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, ये वाला रिलेशन लगा रहा हूं, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इनटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज इनटू एरिया इनटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की, प्लस होल्स के कारण करंट, होल्स कंसंट्रेशन इनटू होल का चार्ज इनटू एरिया इनटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इस मटेरियल के अंदर, इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर होल की ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, क्लियर। इस I की जगह पर मैंने V अपॉन R लिख दिया है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं बच्चों आपको। I की जगह पर V अपॉन R लिख दिया है मैंने, फ्री इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इनटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज इनटू एरिया ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लस होल कंसंट्रेशन, होल का चार्ज इनटू एरिया इनटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल्स, क्लियर। इस R की जगह पर मैं लिख रहा हूं रो L अपॉन A, इस R की जगह पर, तो यहां पर R की जगह पर मैं रो L अपॉन A लिखेंगे तो A ऊपर पहुंचेगा। जरा गौर से देख लो, इस R की जगह पर मैं नीचे लिखूंगा रो L अपॉन A ऊपर पहुंचेगा, क्लियर है। तो जरा ध्यान दें, इस A से A कैंसिल हो जाएगा, देख लो, A से A कैंसिल हो जाएगा, शायद इस वाले A से ये A कैंसिल हो गया, ठीक है ना। V अपॉन L को लिख सकता हूं मैं E अपॉन रो, E अपॉन रो बराबर NEVD, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की है, प्लस होल कंसंट्रेशन इनटू होल का चार्ज इनटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी होल्स की है, क्लियर। और ये रो को बोलते हैं रेजिस्टिविटी, 1 अपॉन रो, इस E को मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के नीचे ले गया हूं, इस E को मैंने इसके नीचे लिख दिया मेरे बच्चे, तो 1 अपॉन रो इक्वल टू E को यहां ले गया N इंटू E, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस होल कंसंट्रेशन इनटू होल का चार्ज, और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। रेसी कंडक्टिविटी रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, तो यहां पर 1 अपॉन रो है, और कंडक्टिविटी रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी होता है, जानते होंगे आप। तो 1 अपॉन रो की जगह पर मैंने क्या लिख दिया है, कंडक्टिविटी,
सिग्मा इज इक्वल टू एन ई इंटू ई, और इसे बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको बोलते हैं मोबिलिटी, प्लस होल कंसंट्रेशन इनटू होल का चार्ज, और ये मोबिलिटी ऑफ होल्स है। यहां पर मैंने नोट कर दिया है मेरे बच्चे, इस रिलेशन को आप याद रखेंगे। ये तो होल कंसंट्रेशन है, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, ये होल कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रॉन और होल का चार्ज बराबर होता है। ये मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये मोबिलिटी ऑफ होल्स है। जरा ध्यान दें, द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स आर सेम बट अपोजिट इन नेचर। क्लियर? म्यू ई मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यू एच मोबिलिटी ऑफ होल्स, और मोबिलिटी ऑफ होल्स इज मच लेस देन मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये बात बहुत अच्छे से याद रखना बच्चों, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी होल्स से ज्यादा होती है, मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादा है होल्स से। इसीलिए मेनली इलेक्ट्रिक कंडक्शन सेमीकंडक्टर के अंदर माना जाता है ड्यू टू ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना? मोबिलिटी ऑफ होल्स इज मच लेस देन मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज मोर फ्रीक्वेंट देन मूवमेंट ऑफ होल्स। मोबिलिटी क्या है? क्या बेटे बच्चे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो। मोबिलिटी इज डिफाइंड एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, सो म्यू इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी यूनिट हो जाएगी, इसकी यूनिट तो होती है मीटर पर सेकंड, इसकी होती है वोल्ट पर मीटर, तो ये यूनिट हो गई मोबिलिटी की, मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट इनटू सेकंड। ये यूनिट याद रखना बच्चों आप, मोबिलिटी। क्लियर है? क्या बेटा? मोबिलिटी इज डिफाइंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन और होल्स पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड मोबिलिटी बोलते हैं। इसकी यूनिट होगी मीटर स्क्वायर पर वोल्ट इनटू सेकंड। यूनिट कैसे निकाली आपने? भाई वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, इसकी यूनिट तो मीटर पर सेकंड, इसकी वोल्ट पर मीटर, तो मीटर ऊपर पहुंच गया, तो मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट सेकंड। मोबिलिटी की यूनिट याद रखना मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड। याद नहीं रखनी है, ये फॉर्मूला याद रखना है। क्या बेटा? मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन और होल्स इज डिफाइंड एज द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, इट्स यूनिट इज मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड। क्लियर? यहां तक की बात क्लियर है बच्चों? इस वीडियो को बच्चों एक दो बार इसको देखें, कम से कम 2 बार जरूर देखें, और इसको कॉपी पर नोट कर लें। ठीक है? और ये रिलेशंस ना भूलें आप, ये वाले रिलेशंस ना भूलें बच्चों। इंट्रिंसिक के केस में और एक्सट्रिंसिक के केस में, दोनों ही केस में ये फॉर्मूला सही है। डोपिंग करने के बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स चेंज हो गए, तो NE डैश इंटू NH डैश, लेकिन इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन सेम है, NI स्क्वायर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है पहले से बढ़ गए, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो होल कम हो जाएंगे, नंबर ऑफ होल्स बढ़ जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट NI स्क्वायर के बराबर होगा। ये बात भूलना नहीं है आपको। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम आगे चल करके डिस्कस करेंगे, ये पॉइंट याद रहेंगे आपको तो क्वेश्चन आपको समझ आएंगे, अदरवाइज क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे। इसीलिए इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखें आप, और इसके अपनी कॉपी पर शॉर्ट नोट्स बना लें, तब इसको रिवाइज करें।